हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपना अहमद सर, जो कि मैं आपको सिखाता हूँ केमिस्ट्री। आज हम लोग इक्विलिब्रियम लेक्चर में, इक्विलिब्रियम के चैप्टर में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि कल हमने बेसिक इंट्रो किया था इक्विलिब्रियम का, ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं पढ़े थे। हम लोग बस प्रोसेस के बारे में समझे थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इक्विलिब्रियम के टाइप की चर्चा किए थे। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, और हमने देखा था कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करेंगे कि एक केमिकल इक्विलिब्रियम पे जो हम बात कर रहे हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या बातें उसके अंदर होती है। तो आइए हम लोग सबसे पहली बात इसमें समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि जो सबसे पहली बात है कि जो इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो या कोई सा भी इक्विलिब्रियम हो, बेटा उसके लिए हमको कंटेनर क्लोज्ड होना चाहिए, हमेशा कंटेनर क्लोज होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग इसको रिवर्सिबल प्रोसेस के ही अंदर पढ़ेंगे, सिर्फ इसी में। तो मैं लिख रहा हूं पहला पॉइंट, इक्विलिब्रियम can be attained only in reversible reaction and in closed container हमारा कंटेनर भी क्लोज्ड होना चाहिए और हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, तभी हम लोग इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे। पूरे का पूरे इक्विलिब्रियम में कोई भी प्रोसेस लेंगे तो बेटा वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, उसी पे हम लोग इक्विलिब्रियम का डिबेट करेंगे, इक्विलिब्रियम पे बातचीत कर पा रहे होंगे। अगला पॉइंट, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे, CaCO3 का बहुत ही ये फेमस एग्जाम्पल है। ये CaO सॉलिड और CO2 में टूट रहा होगा, तो ये कहाँ पे होगा बेटा? ओनली इन क्लोज्ड कंटेनर में ये इक्विलिब्रियम होगा। कहाँ पे होगा? इन क्लोज्ड कंटेनर। कहाँ पे होगा? इन क्लोज्ड कंटेनर। और दूसरी बात क्या बेटा? इन रिवर्सिबल रिएक्शन, इसी में इक्विलिब्रियम की चर्चा होगी, अदरवाइज इक्विलिब्रियम की चर्चा नहीं होगी। अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो ये इक्विलिब्रियम है ना, जो इक्विलिब्रियम वर्ड है, ये दो डायरेक्शन से आकर हो सकता है, दो डायरेक्शन से ऑब्टेन हो सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। कैसे, क्या समझा रहा हूं, समझे ध्यान से। ये रिएक्शन इधर से भी इधर हो रहा है और इस डायरेक्शन से भी इधर आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में भी अकर हो सकता है और इस डायरेक्शन से भी अकर हो सकता है, दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो सकता है। तो मैं लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम कैन obtained from both forward and backward direction दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो सकता है। जैसे मान ले A B में गया, तो मान ले इधर से इधर जाने को हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन बोल रहे हैं, तो इधर से इधर आने को हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। तो क्या मतलब है कि इधर से इधर जाने पर भी, फॉरवर्ड जाने पर भी इक्विलिब्रियम मिल सकता है, अटेन हो सकता है, और बैकवर्ड आने पर भी इक्विलिब्रियम हमको मिल सकता है। दूसरा पॉइंट कि इसमें कोई नहीं कि फॉरवर्ड साइड से इक्विलिब्रियम मिलना चाहिए, नहीं, बैकवर्ड से नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरवर्ड से भी मिल सकता है, बैकवर्ड से भी मिल सकता है, दोनों से भी मिल सकता है। चलिए थर्ड पॉइंट जो हम लोग देखेंगे बेटा, वो क्या है कि शुरुआत में, शुरुआत में कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो उसमें हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है। मेनली मैक्सिमम ऑफ द रिएक्शन ऐसे ही होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होता है। तो शुरुआत में, स्टार्टिंग में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा हो। धीरे 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 यही फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होने लगता है, स्पीड कम होने लग जाती है, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट फास्ट होने लगता है। इसी को मैं लिख रहा हूं, द रेट ऑफ
द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेज and the rate of backward reaction increases। क्या बोला कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होगा धीरे धीरे और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, और एक टाइम आएगा बेटा जब दोनों का ही रेट बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। That situation is equilibrium condition, and when both becomes equal, we say equilibrium is attained। equilibrium is attained। क्या मतलब बेटा, समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। आइए मान के चलिए स्टार्टिंग में हमारे पास ये कोई PCl5 है, मान लें ये PCl3 और Cl2 में ये टूट रहा है। मान लें इनिशियली स्टार्टिंग में हमने इसके 10 मोल से चीज़ें स्टार्ट करी थी, 10 मोल लिया था जब टाइम 0 था। इनिशियली हमने इसके 10 मोल से रिएक्शन स्टार्ट कराया था। जब टाइम 0 है तो इसके 0 मोल होंगे बेटा, इसके 0 मोल होंगे। बिल्कुल, जब टाइम है तो रिएक्टेंट ही होगा ना, प्रोडक्ट थोड़ी होगा। जैसे ही कुछ टाइम हुआ होगा, टाइम चेंज हुआ होगा, टाइम कुछ समय बीता होगा, इसमें से कुछ मोल खर्च हो गए होंगे और कुछ मोल इधर इसमें कन्वर्ट हो गए होंगे। मान लें कुछ टाइम के बाद इसके 8 मोल बच गए होंगे, इसके 2 मोल बने होंगे, इसके 2 मोल बने, मान लेते हैं। फिर कुछ और टाइम के बाद मान लें इसके 5 मोल बचे, इसके 5 मोल बन गए। तो देखो बेटा, इनिशियल में सिर्फ रिएक्टेंट है तो सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, और धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद प्रोडक्ट भी बनने लग गया। एक टाइम आएगा जब कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा और ये बैकवर्ड रिएक्शन भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या समझे, स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, बैकवर्ड का कम होगा, और धीरे धीरे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बेटा डिक्रीज करने लग जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, एंड व्हेन बोथ बिकम्स इक्वल इक्विलिब्रियम अकर्स। क्लियर है यहाँ तक? 3 पॉइंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था कि प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए और क्लोज्ड कंटेनर में होना चाहिए। दूसरा क्या है बेटा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी इक्विलिब्रियम मिल सकता है, बैकवर्ड से भी मिल सकता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था हमारा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, रेट वो डिक्रीज करेगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बेटा यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ये 3 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है? इसको मैं मिटा रहा हूं। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था बेटा PCl5 का। PCl5 क्या कर रहा है, PCl3 में और Cl2 में। यहाँ पे सब लोग गैसियस फॉर्म पे होते हैं, गैसियस गैसियस गैसियस। हमने क्या बोला कि स्टार्टिंग में यहाँ पे इसका 10 मोल लिया गया था, T0 पे 10 मोल लिया गया था, इसका 0 इसका 0। कुछ टाइम बीता, कुछ टाइम के बाद इसके 8 मोल बच गए होंगे, इसका 2 मोल फॉर्म हुआ होगा, इसका 2। कुछ टाइम के बाद फिर और टाइम बीता होगा, मान लो इसका 5 मोल बचा होगा, इसका 5 फॉर्म हुआ होगा, इसका 5 फॉर्म हुआ होगा। तो यहाँ पे समझते हैं क्या हो रहा है, इसके ग्राफ को समझते हैं बेटा। कि शुरुआत में एक ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। कौन सा? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ देख रहा हूँ। तो 2 टाइप की रिएक्शन है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर 2 टाइप की रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है बेटा, एक बैकवर्ड रिएक्शन। स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा थी, तेज हो रही थी, ज़्यादा थी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा था और बैकवर्ड का रेट कम था। मतलब कि अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन को दिखाना चाहूँ तो फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। शुरुआत में फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा था, वो डिक्रीज करने लगा इस तरह से। यहाँ पे क्या हो गया बेटा
कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होने लग गया इस तरह से। और क्या हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट स्टार्टिंग में 0 था और धीरे धीरे ये इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, और एक टाइम आया जब दोनों कांस्टेंट हो गया, दोनों बराबर हो गया, इक्वल हो गया। इस एक्सिस में हमने रेट ऑफ रिएक्शन रखा है बेटा, इस एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, और जब एक टाइम आया जब दोनों बराबर हो गया, हम लोग बोलेंगे कि इस टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इसको हम लोग टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। ये किसका ग्राफ था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का, जो धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, और ये किसका ग्राफ है बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का, जो धीरे धीरे इंक्रीज हो गया। क्लियर है यहाँ तक बेटा, पक्का? चलिए आगे बढ़े। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बेटा इंक्रीज करेगा। मतलब ये वाला कौन सा रिएक्शन है, अगर मैं इस ग्राफ से पूछूं ये कौन सा रिएक्शन था, तो सर ये वाला रिएक्शन है, जो PCl5 है वो PCl3 में जा रहा है और Cl2। ये कौन सा रिएक्शन है, तो सर ये बैकवर्ड रिएक्शन है। इसका मतलब ये PCl3 प्लस Cl2 की डायरेक्शन से ये कहाँ जा रहा होगा, PCl5 में जा रहा होगा। ये वाला रिएक्शन। क्लियर है, दोनों क्लियर हो गया यहाँ पर, पक्का? चलिए आगे बढ़े। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए बढ़ते आगे हम लोग। अब अगला पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, फोर्थ पॉइंट। इस पॉइंट में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्या कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है क्या कि कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 100% ये लाइन गलत है। कभी कभार सही हो जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन ये लाइन नहीं बोलते। क्या इक्वल होता है, तो एक्चुअल में रेट इक्वल हो रहा होता है। किसका बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, concentration of reactant and product, concentration of reactant and product may or may not be equal। क्या बोले कि बराबर हो भी सकता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, और बराबर नहीं भी हो सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं बेटा। सब लोग यहीं पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इक्विलिब्रियम हुआ, इसका मतलब इसके भी मोल्स बराबर हो गए, इसके भी मोल्स बराबर हो गए। ऐसा हरगिज नहीं होता है। कभी कभार मोल बराबर हो भी सकते हैं कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, कुछ पर्टिकुलर केस में, और कभी कभी बराबर नहीं होते। अभी मैं आगे समझाऊंगा एक ग्राफ की हेल्प से। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो सर जब बराबर नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो बेटा, दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद। कांस्टेंट, अब वो डिक्रीज इंक्रीज नहीं होगा, एक बार कांस्टेंट हो गया। तो क्या बोला गया, तो क्या इक्वल होता है बेटा, क्रिस्टल क्लियर लिख लो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होगा। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर होगा बेटा किसके, तो सर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ये कहानी, ये चीज है जो बराबर होगी। कंसंट्रेशन पे कमेंट नहीं करेंगे बराबर होगा कि नहीं होगा। तो सर क्या होगा, तो लिख रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। वो कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर होगा नहीं होगा वो कहानी बात की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो बेटा। कोशिश कर रहा हूँ एकदम बेसिक से आपको
नीट और जेई के लेवल तक ले जाने का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ आपसे भी सीखूंगा। चलिए अब एक मैं केस लेता हूँ, एक सिनेरियो लेता हूँ, उससे मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लें कि कोई एक हम लोग एक डमी रिएक्शन लेते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लें कि ए जो है हमारा वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है। 3 केस मैं एनालिसिस करूँगा यहाँ पे, केस फर्स्ट, केस 2 और केस 3। फर्स्ट केस क्या कहेगा हमारा बेटा? फर्स्ट केस कह रहा होगा कि हमने बात करी बेटा, मैं केस वाइज बात करूंगा, मैं 3 केस यहाँ पे लेने जा रहा हूँ कि भाई एक बार क्या होगा कि स्टार्टिंग में हमने ए का 100 मोल लिया, ए का हमने 100 मोल लिया, रिएक्टेंट हमने 100 मोल लिया और बी हमारा 0। हमने कहा केस 1 में कि बेटा 25% जब ये कन्वर्जन हो जा रहा है ना, 25% ए बी में जब कन्वर्ट हो जा रहा है ना, तब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। कब हो रहा है? जब 25% कन्वर्जन हो रहा है। और यहाँ केस 2 में मैं कह रहा हूँ कि जब 50% कन्वर्जन हो जा रहा है ए का बी में, तब हो रहा है। और केस 3 में कह रहा हूँ कि 75% ए जो है वो रिएक्ट कर चुका होगा, तब इक्विलिब्रियम आ रहा है। ये इक्विलिब्रियम का ये कंडीशन है। तो जब 25% बेटा ए खत्म हो जाएगा, तो 100 का 25% खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 75 मोल बचेगा इधर। और बी का कितना बन जाएगा? बी का कितना बचेगा? तो 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। वैसे ये स्टोइकोमेट्री की कहानी है बेटा, 1 मोल इसका रिएक्ट करता तो इसका 1 मोल बनता, तो इसका 25 मोल खपत हुआ है, तो इसका 25 मोल बचेगा। इतना आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। 50% रिएक्शन हो गया बेटा, इसका मतलब क्या है कि 50% ऑफ ए इज कन्वर्टेड इनटू बी। 50% कन्वर्ट हो चुका, मतलब 100 मोल में से 50 मोल रिएक्ट कर गया, और इधर 50 बचा, और इधर बेटा कितना बचा? इधर भी 50 मोल बचा। और यहाँ पे 75% रिएक्शन हो चुका, 75% ऑफ ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, मतलब 25 मोल ए का यहाँ पे बचेगा, और इधर 75 मोल बन चुका होगा। ये कहानी है। आइए तीनों केस का मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। केस 1 का ग्राफ में कौन सा ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। कौन सा? कंसंट्रेशन और टाइम का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं ये y एक्सिस पे कंसंट्रेशन और x एक्सिस पे बेटा टाइम को रखता हूँ, देखे ध्यान से, इस पे मैं कंसंट्रेशन को रख दे रहा हूँ, तो इनिशियली बेटा ए का कितना है? 100 मोल है, जो कि डिक्रीज होते होते कितना हो गया? 75। मान लें ये 25 यहाँ पे शो किया, ये 50 मोल शो किया, ये 75 शो किया, और ये 100 शो किया। तो क्या बोला जा रहा है बेटा? 100 से डिक्रीज होके कहाँ गया? 75 पे गया, मतलब ये कुछ इस तरह से डिक्रीज हुआ, और 75 पे इक्विलिब्रियम मिल गया, मतलब वो उसके बाद कांस्टेंट होने लग जाएगा, उसके बाद वो कांस्टेंट जाने लग जाएगा। 75 के बाद बेटा ये कांस्टेंट एकदम, उसके बाद डिक्रीज विक्रीज नहीं होगा, एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। फिर क्या बोला गया बेटा? तो ये है, ये किसका है? ए का कंसंट्रेशन है। ये किसका है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। ये किसका है बेटा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। अच्छा, प्रोडक्ट बी की कहानी क्या है? सर टाइम जब 0 है तो बी के 0 मोल है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, टाइम जब टाइम 0 होगा तो बी के 0 मोल है, और जब टाइम t इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम हो गया तो सर बी के 25 मोल तैयार हो गया, मतलब ये कुछ इस तरह से 25 मोल तैयार हो गया। ठीक है, मतलब ये इक्विलिब्रियम टाइम के बाद दोनों क्या, जब इक्विलिब्रियम एक बार अचीव हो गया तो दोनों उसके बाद साथ पैरेलली चलने लग जाएंगे। इस 75 पे ही कांस्टेंट बना रहेगा, और ये 25 पे ही कांस्टेंट बना रह जाएगा, चाहे इसको कितना भी आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। केस 1 क्लियर है? जब 25% रिएक्शन कंप्लीट हुआ था तब बोले थे इक्विलिब्रियम आ रहा है। केस 2 की चर्चा करते हैं बेटा कि जब 50% के बाद इक्विलिब्रियम आ रहा है। केस 1, केस 2 देखते हैं हम लोग। केस 2 देखते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, दूसरे केस का देखते हैं बेटा। तो यहाँ भी हम लोग ग्राफ वैसा ही रखेंगे, हम लोग डेटा वही यूज़ करेंगे, सिमिलर डेटा। इस पे 100 मोल और इस पे टाइम, इस पे हम लोग टाइम रख लेते हैं, इस पे कंसंट्रेशन रख लेते हैं, और यहाँ पे ये 25, 50, 75 और 100 ये मोल रख लेते हैं, 25, 50, 75 और 100 मोल से। तो इस बार क्या हो रहा होगा बेटा? रिएक्टेंट ए की बात करो तो
तो इनिशियली ये 100 मोल था, डिक्रीज होते 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 50 बचा, 50 पे जाके इक्विलिब्रियम आ गया तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर एक ही बात करूँ बेटा तो ये 100 से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, डिक्रीज होते 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 50 पे आके ये कांस्टेंट हो जाएगा इस तरह से। अच्छा बी की कहानी बताओ, इनिशियली बी 0 है, जब टाइम 0 है तो बी 0 है, मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करेंगे हम लोग और इंक्रीज होते 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 50 मोल पे ये भी चला जाएगा, मतलब ये भी कुछ इस तरह से आएगा 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 50 पे जाके दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, साथ साथ चलने लग जाएंगे। इस बार हम लोग बोलेंगे बेटा जब दोनों बड़ा कांस्टेंट हो गया उस टाइम पे हमारा इक्विलिब्रियम मिला होगा, इक्विलिब्रियम अचीव हुआ होगा। अब लास्ट केस बचा हमारा केस थर्ड। केस थर्ड में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं। तो केस थर्ड का क्या सीन है कि 75% के बाद इक्विलिब्रियम आ रहा होगा। आइए मैं ड्रॉ करता हूँ। 75% के बाद इक्विलिब्रियम अगर आएगा तो किस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे, देखो इधर कंसंट्रेशन को रख दिए, इधर टाइम को रख दिए, 25, 50, 75 और 100 इस तरह से। 100 है यहाँ पे, 75 है, 50 है और 25। क्या हुआ सर इस बार क्या हो रहा है, रिएक्टेंट 100 मोल था, डिक्रीज होते होते 25 पे जब आया तब मिला इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्टेंट जो है सर इस बार वो 100 से डिक्रीज होते 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 सर कहाँ आ गया, 25 पे आके कांस्टेंट हो गया, ये इस तरह से। और प्रोडक्ट क्या है, 0 था इनिशियली, जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट 0 यहाँ से स्टार्ट होगा और जब इक्विलिब्रियम आ गया तो 75 मोल हो गया। इसका मतलब 0 से इंक्रीज होते होते सर होते 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 ये 75 पे आया और यहाँ पे जाके ये कांस्टेंट होने लग गया, मतलब यहाँ के बाद दोनों कांस्टेंट हो गए। इस पॉइंट को हम लोग टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपके पास 3 सिनेरियो है, 3 केस है, तीनों केसेस में बेटा आप ये समझ सकते हैं, आपको अब आइडिया लग गया होगा कंसंट्रेशन बराबर है, नहीं है सर, कंसंट्रेशन बराबर नहीं है। ये ए का ग्राफ है और ये बी का ग्राफ है, ये ए का ग्राफ है और ये बी का ग्राफ। तीनों ही सिनेरियो में एक में कंसंट्रेशन बराबर नहीं हुआ, एक केस ऐसा था जिसमें कंसंट्रेशन बराबर नहीं हुआ, एक केस ऐसा था जिसमें कंसंट्रेशन बराबर नहीं हुआ। मतलब कंसंट्रेशन बराबर होगा नहीं होगा हम लोग ये नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज जो सबको दिख रही होगी, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे हमारा रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के बाद कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कंसंट्रेशन के बारे में क्या बोलेंगे बेटा, देखो ध्यान से, मैंने मेंशन कर रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बाद इक्विलिब्रियम, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे इक्विलिब्रियम आया उसके बाद वाले टाइम इंटरवल के लिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़े यहां से, चलो बढ़िया। तो आई होप अभी तक की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब आपको क्रिस्टल क्लियर होगी, नहीं? चल ग्राफ एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। पहला ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं यहाँ पे इसके रिगार्डिंग। पहला ग्राफ देख लेते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अभी तुरंत वही जिक्र किए बेटा कि कंसंट्रेशन जो है वो और टाइम ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, ये आगे एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम के बाद। कांस्टेंट बराबर भी हो सकता है, ये ज़्यादा ये कम भी हो सकता है, वो सब केस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट ज़्यादा भी हो सकता है इक्विलिब्रियम पे, प्रोडक्ट कम भी हो सकता है, ये सब बात का सिनेरियो। अगला ग्राफ देखो बेटा, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये भी देख चुके हो आई होप। कैसा होगा बेटा बताओ, तुम लोग खुद से बताओ, ड्रॉ कर लो फटाक से कॉपी में अपने अपने।
क्या होगा बेटा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डिक्रीज करेगा टाइम के साथ साथ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करेगा एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन है ये, और इधर हमने टाइम को रखा है। इस टाइम पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, इसको हम लोग टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। ये किसका था, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये किसका है बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ें, क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब जो मैं पढ़ाया हूँ बेटा उस पे बेस्ड मैं 2 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ग्राफ से रिलेटेड। इक्विलिब्रियम में ग्राफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। आई होप आप लोग इसका करेक्ट आंसर कर पाएंगे। मैं केस बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट केस पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि मैं 3 केस बना रहा हूँ आपको, ठीक है। तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ का। क्या बोला मैंने कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ। आइए पहला ग्राफ दे रहा हूं मैं आपको। रेट ऑफ रिएक्शन इधर, टाइम इधर। ग्राफ इस तरह से है, देखें कि फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड वन इज, ये क्या है भाई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। दूसरा ग्राफ है बेटा इस तरह से, रेट ऑफ रिएक्शन है इधर और इधर टाइम है। और मैं थर्ड ग्राफ आपको दे रहा हूँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और थर्ड वन इज ये 3 ग्राफ आपके बोर्ड पे है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों में से कौन कौन सा बेटा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है किसका, तो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ का। तो आप लोग आंसर करें, सोचे 2 मिनट दिमाग लगाएं। तो आई होप सबका आंसर आ गया होगा कि सर आपने अभी तो बताया, क्या बताया, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल होता चाहिए इक्विलिब्रियम पे। तो फर्स्ट केस में तो सर रेट ऑफ रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो रहा है, बाकी इन दोनों में नहीं हो रहा है। इंक्रीज हुआ, डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, लेकिन इक्वल थोड़ी हुआ, एक ज़्यादा हो गया एक कम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। ये भी गलत ग्राफ है और ये भी इनकरेक्ट ग्राफ है। रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होना चाहिए। दूसरा ग्राफ मैं आपको दे रहा हूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें भी सेम क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। फर्स्ट ग्राफ देखिए, इसके लिए रिएक्शन दे देता हूं मैं आपको। ए से बी जा रहे हैं अपन, तो कंसंट्रेशन को इस एक्सिस पे रखता हूं मैं, टाइम को यहां रखता हूं। इस बार क्या हुआ हमारा बेटा, ए जो था वो डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ और हमारा बी जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ। इस तरह का पहला ग्राफ है। और सेकंड ग्राफ मैं आपको दे रहा हूं कंसंट्रेशन इस एक्सिस पे और टाइम हमारा इस एक्सिस पे। इस बार क्या हुआ, कुछ इस तरह का ग्राफ है, ये ए है ये बी है। और थर्ड ग्राफ में दे रहा हूं आपको कंसंट्रेशन हमारा वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे। इस बार कुछ इस तरह का सिनेरियो है। तो बताइए बेटा इन तीनों में से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, बताइए सोच के। तो क्या ए आ रहा है, किसी का बी,
आई होप आप सबका आंसर आ गया होगा कि सर यहाँ पर तीनों के तीनों ग्राफ करेक्ट है। कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम टाइम के बाद इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब सर तीनों के तीनों जो है वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और अगले लेक्चर से हम लोग आगे अपने इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। चलिए, थैंक यू।